लेकर अमेरिका से लेकर सऊदी अरब से लेकर बाकी खाड़ी के तमाम देश, वो सब कुछ उसका जो चेहरा है वो भारत को आप कहाँ कंसिडर करते हैं? भारत का रोल आप कहाँ पर देख रहे हैं? शर्मिंदा हो पूरी दुनिया में, ये समझ लीजिए तमीम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, वो ईरान पहुंचे हुए हैं और ईरान पहुंचे हैं वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो सऊदी अरब गए हुए हैं, जद्दा से उन वहां गए हैं, वहां बड़ी आवभगत हो रही है। मुझे लगता है कि ईरान जो है वही आवभगत, वही स्वागत, उन बाद फिर पाकिस्तान में जाकर इस्लामाबाद में डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे और घुटने नहीं टेक रहे हैं, सजदे कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से इस बातचीत में बुलवा लीजिए, किसी तरीके से भारत का कोई नाम आ जाए। क्योंकि अध्यक्ष आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा और फिर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात रही है कि ईरान दौरे से लौटने के बाद सेना चीफ आसिम मुनीर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं, सीधे तेहरान से। ईरान पाकिस्तान का स्वागत क्यों कर रहा है? अमेरिका क्यों कर रहा है? सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इस समय कैसे भारत की जो दरबारी सरकारी गोदी मीडिया है वो किस तरह से भारत को शर्मसार कर रही है। और आगे में तो तमाम तरह से जो आसार अब तक मिल रहे हैं वो ये कि ये जो बातचीत होगी दूसरे दौर की वो बहुत जल्द होगी, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 21 अप्रैल को जो 2 हफ्ते की युद्धबंदी है वो खत्म हो रही है। वो युद्धबंदी जिसको इजराइल ने तो खैर कभी नहीं माना, लेकिन अमेरिका ने कहता है कि वो माना है उसने, वो युद्धबंदी खत्म हो रही है, यानी उसके बाद फिर से हमले कर सकता है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, दुनिया ये उम्मीद कर रही है, भारत भी ये उम्मीद कर रहा है कि बातचीत तब तक इस स्तर पर आ जाएगी जहां पर ये लड़ाई की नौबत ना आए। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं ये पूरे इस तरह के संदेश और आसार मिल रहे हैं कि वो खुद पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो पूरी कहानी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इस वक्त आसिम मुनीर साहब गए हैं तेहरान, वहां पर जाकर ईरान से बातचीत करेंगे, ईरान उनको आश्वस्त करेगा कि हाँ हम इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जाकर इस्लामाबाद में डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे और एक तरह का जो मुआहिदा, जो समझौता अग्रीमेंट है उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तो ये सारा काम जो अमेरिका का है, अमेरिका का जो फेस सेविंग है वो पूरे तरीके से पाकिस्तान कर रहा है। आप सोचिए, पाकिस्तान जो अपने आप को एक मिडिल पावर के तौर पर स्टैब्लिश कर रहा है, तमाम दुनिया में बातचीत हो रही है कि सिंदूर के बाद देखिए इन्होंने अपना कद बढ़ा लिया, लेकिन पाकिस्तान को भी ये सोचना होगा कि उनके जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा सबसे ज्यादा देखिए जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो व्हाइट हाउस जाना हो या फिर ईरान जाना हो या तमाम तरह की अंतर्राष्ट्रीय जो बातचीत करनी है, यानी ईरान से लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका से लेकर सऊदी अरब से लेकर बाकी खाड़ी के तमाम देश, वो सब कुछ उसका जो चेहरा है वो है एक अनइलेक्टेड पर्सन, एक अनइलेक्टेड शख्स जो है आसिम मुनीर। तो ये अपने आप में ये भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सोचना है कि क्या इसी तरह का तस्वीर, इसी तरह का चेहरा वो दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? क्या उनको एक अच्छा लोकतंत्र, एक अच्छी डेमोक्रेसी माना जाएगा? लेकिन चलिए ये बहस किसी और दिन के लिए। अभी मैं आपको कुछ ही पलों में बताती हूँ कि बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से, आप मेरा बार ये कहा कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि मैंने संधि कराई भारत और पाकिस्तान के बीच, और अब उसके बाद गोदी मीडिया किस तरह से भारत को शर्मसार कर रहा है। आप ये देखिए, यहां पर ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूं एनडीटीवी के विष्णु सोम के साथ मैंने एनडीटीवी में काम किया है। बड़े भले व्यक्ति हुआ करते थे, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, कई दशकों से, कम 2 दशक से ज्यादा वो डिफेंस कवर कर रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स भी अच्छे तरीके से जानते हैं, एक जाना माना चेहरा है, प्राइम टाइम न्यूज 20-25 साल से कर रहे हैं। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अच्छे भले पत्रकारों की भी क्या गत बना दी है। यहां पर ये अमेरिका के एम्बेसडर से बातचीत कर रहे हैं और उसमें जब पाकिस्तान की बात आती है तो विष्णु सोम बार बार ये कहते हैं, और भारत को आप कहां देखते हैं? भारत को आप कहां कंसीडर करते हैं? भारत का रोल आप कहां पर देख रहे हैं? शर्मिंदा हो रहे हैं ये खुद यूएस के एम्बेसडर, क्योंकि वो भारत को कहीं देख नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाँ भारत जरूर इस बातचीत में शामिल हो सकता है, ठीक इसी तरीके से जैसे दुनिया का कोई भी देश, ठीक इसी तरीके से जैसे दुनिया का कोई भी नेता इस बातचीत में अगर अपना योगदान करना चाहता है तो वो बिल्कुल ही इज मोस्ट वेलकम और शी इज मोस्ट वेलकम। यानी कोई बात इस पूरी रणनीति में, किसी इस पूरे फसाने में एक बार जिक्र नहीं हुआ नरेंद्र मोदी और भारत का। इस 2 मिनट की बातचीत में कम से कम 3 बार बेचारे विष्णु सोम ने, अब ऐसा लगता था कि घुटने नहीं टेक रहे हैं, सजदे कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से इस बातचीत में बुलवा लीजिए, किसी तरीके से भारत का कोई नाम आ जाए। क्योंकि आपको याद होगा, अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बातचीत की है फोन पर और ये 40 मिनट से ज्यादा ये बातचीत रही है। अब इस बातचीत में क्या हुआ हम नहीं जानते। क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाने से पहले भारत को विश्वास में लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा रीजनल प्लेयर है, एक बड़ी रीजनल ताकत है, तो क्या इसलिए ये फोन किया? मैं नहीं जानती। तमाम तरह की अटकलें गर्म हैं। और सोचिए इन गोदी पत्रकार को टोकने का काम किसने किया? आप बहुत हैरान हो जाएंगे। कमल सिब्बल खुद भाजपा के नजदीक हैं, इसके अलावा राइट विंगर हैं, हर तरह से भाजपा की सरकार और उसकी नीतियों की हर तरह से तारीफ करते रहते हैं, लेकिन उनके भी प्राइड को, उनकी भी अना को ठेस पहुंची और वो यहां पर कह रहे हैं कि कैसे ये विष्णु सोम आप भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये बात ये कह रहे हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं कि इट इज क्लियर
यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से साफ है कि यूएस के एम्बेसडर जो हैं वो इस जर्नलिस्ट की बातों में नहीं आ रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ट्रंप जो हैं वो कोई भी भारत के किसी स्पेसिफिक रोल के बारे में नहीं सोच रहे हैं और इसीलिए एम्बेसडर नहीं बता रहे हैं ये पूरे ईरान कॉन्फ्लिक्ट में। और हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिशन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, हमें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हमारी जो अना है और हमारी ही नजरों में हम गिर जाएंगे। इसके बाद ये कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल क्लास और मीडिया को कुछ ना कुछ तो मेच्योरिटी दिखानी चाहिए और हमें डिप्लोमेटिकली एक्टिव होना चाहिए बिहाइंड द सीन। इसके अलावा तमाम जो अलग अलग पक्ष हैं उनके साथ हमें काम करना चाहिए ताकि बातचीत का एक रास्ता निकल सके। अब यहाँ बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि वो व्यक्ति जो बहुत क्लियर कट एक दक्षिणपंथी व्यक्ति है, इस सरकार का समर्थक है, वो व्यक्ति भी विष्णु सोम की इस सजदा करने को लेकर पूरे तरीके से नाराज हो रहा है। विष्णु सोम फिर कहते हैं एम्बेसडर सिबल, वो आते हैं और वापस उनको जवाब देते हैं कि आप जो हैं वो इतना भयानक आरोप क्यों लगा रहे हैं मेरी तरफ, एग्रीजियस कहते हैं वो, इतना भयानक आरोप क्यों लगा रहे हैं मीडिया की मेच्योरिटी पे, और वेस्ट एशिया में इंडिया जो पूरा क्राइसिस हो रहा है इसमें इंडिया का रोल क्या होगा, ये पूछना कब से गुनाह हो गया। इसके बाद तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है। कमल सिब्बल यहीं पर खामोश नहीं हुए, फिर वापस आए और कहने लगे कि अपने शब्दों को जरा नाप तोल के आप इस्तेमाल कीजिए और विष्णु सोम मैं आपको इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि एक मर्द बन के दिखाइए। यहाँ बहुत हैरान कर देने वाली बात है, एक भारतीय के तौर पर, एक भारतीय पत्रकार के तौर पर भी आप यकीन जानिए मुझे भी बड़ी शर्म आई कि एक तरफ अगर पाकिस्तान बात कर रहा है तो उसे बात करने दीजिए। अगर वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक प्लेयर बन के उभर रहा है, एक अहम खिलाड़ी बन के उभर रहा है, उसे होने दीजिए, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से भी सीखना होगा कि जब हम इजराइल के साथ इस पूरी जंग से पहले खड़े हुए कंधे से कंधा मिलाकर, तो अभी हमें एक निष्पक्ष नेगोशिएटर या बातचीत या मध्यस्थ के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। तो जाहिर है हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए रोते रहें? क्या अमेरिका के सामने घुटने टेक दें और कहें कि अरे हुजूर, अरे जनाब, अरे महोदय, हमें जरा सा थोड़ा सा तो अहमियत दीजिए, हमें थोड़ा सा तो शामिल कर लीजिए। इतना बड़ा देश, हम 5-6 गुना ज्यादा बड़े हैं पाकिस्तान से, हम एक बड़े देश हैं, हम दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक हैं, हम क्यों किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे? कौन बताएगा इन एंकर, इन पत्रकार महोदय को? तो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि इसमें भी जिस तरह से अमेरिका पूरे तरीके से खुल के पाकिस्तान के साथ है, और जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वो सीधे तौर पे ये कह रही हैं कि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर इन दिस नेगोशिएशन। पाकिस्तान इस बातचीत में अकेला मध्यस्थ है, यानी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्या विष्णु शोम में ये बयान नहीं सुना कि जब वो कह रहे हैं कि अकेला मध्यस्थ है, सिर्फ अकेला नेगोशिएटर है, ये बात साफ तौर पर जब ये कह रही हैं वो, तो फिर क्या जरूरत थी कहने की भारत का रोल क्या होगा? और ये एम्बेसडर ऑन एयर कैसे बता सकता है? अगर माइक लेके आप पहुंच गए कैमरा लेकर, तो क्या एम्बेसडर डोनाल्ड ट्रंप की बात को नकार देगा? क्या वो अपनी तरफ से कोई बात कह सकता है? तो क्यों हमें जलील करने पे तुले हुए हैं हमारे ही पत्रकार? पहले मोदी जी की नीतियां और अब ये जो है सजदा करने की पूरी बारी आ रही है हमारे पत्रकारों की। तो सीधे तौर पर देखिए आप यहाँ, इसके बाद वो कह रही है कि तमाम जो अलग दूसरे देश हैं वो उन्होंने अपनी मदद की पेशकश की है। मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाती हूँ। पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर इन दिस नेगोशिएशन ऑल्दो मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव ऑफर्ड देयर हेल्प। जब वो साफ साफ तौर पर ये कह रही हैं तो पत्रकार क्यों पूछकर अपने को शर्मिंदा कर रहे हैं? अब इस कार्यक्रम में आखिरी बात आपको बताना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के रहमो करम की बात आपको बताती हूँ कि किस तरह से अमेरिका ने जो हमें 30 दिन का एक वेवर दिया था, जो रहम करम हमारे ऊपर किया था कि आप तेल खरीद सकते हैं रूस से, अब वो रहम उन्होंने अपना वापस कर लिया। अमेरिका ने जो सैंक्शंस वेवर हमको दिया हुआ था कि आप खरीद सकते हैं तेल, वो ईरान और रूस से उसको वापस ले लिया, यानी अब हम ईरान और रूस से तेल नहीं खरीद सकते। जी हाँ, पहले कान पकड़ के कहा कि नहीं खरीदोगे, फिर थोड़ा सा बिस्किट फेंका कि हाँ खरीद सकते हो, और अब फिर से कान पकड़ लिया, फिर वापस ले लिया बिस्किट और कहा कि अब आप नहीं खरीद सकते। तो आप ये सोचिए कि ये व्यक्ति, ये देश हमें दिन रात कितना शर्मिंदा कर रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो ये है कि हम एनर्जी के अपने फील्ड में, अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारी जो ऊर्जा की सुरक्षा है, उसमें हम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हों। इसी तरीके से जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है अपने अध्यक्ष आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा और फिर से बातचीत होने की संभावना। इन खबरों से पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। भारत में पाकिस्तान को दलाल और प्यादे के तौर पर देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान मध्यस्थ के रोल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है, और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, मगर भारत चूक गया। उसने दोबारा वापसी का कोई प्रयास किया है, यह भी दिखाई नहीं देता। बातचीत में पाकिस्तान का बने रहना और सक्रिय रहना बता रहा है कि अमेरिका इस युद्ध से निकलने के लिए कितना बेचैन है। उसके पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा प्यादा, घोड़ा या वजीर नहीं है।
अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हुई है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। खबर यह भी आ रही है कि ईरान दौरे से लौटने के बाद सेना चीफ आसिम मुनीर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं। सीधे तेहरान से लौटकर वाशिंगटन जाना और ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें मुनीर और पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ा देंगी। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का यह अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। एक चीज आपने और नोट की होगी, दूसरे दौर के प्रयास में इस्राइल के रोल पर चर्चा कम हो रही है। पहले दौर में उसकी ही चर्चा थी कि वह बातचीत को सफल नहीं होने देगा। ट्रंप भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज में एक दूसरे को देख लेने की धमकी चल रही है, मगर अभी नौबत नहीं आई जिससे लगे कि सीज फायर टूट गया। तो हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान अपने दूसरे प्रयास में सफल होता नजर आ रहा है? ईरान पाकिस्तान का स्वागत क्यों कर रहा है? अमेरिका क्यों कर रहा है? सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इस समय पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की है। मुनीर का तेहरान जाना और ईरान का स्वागत करना बता रहा है कि वह भी बातचीत को मौका देना चाहता है। ईरान इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, बातचीत के खराब अनुभवों को याद दिलाते रहना चाहता है, इसलिए अपने अविश्वास और संदेह को भी उसी तरह आगे रख रहा है। शायद वह यह जताना चाहता है कि बातचीत में भरोसे का इम्तिहान अमेरिका को देना है, ईरान को नहीं। अमेरिका को पता है कि बातचीत में शामिल ईरानी लोगों की हत्या में कौन शामिल रहा है। जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो जारी किया। एआई से बने इस वीडियो के जरिए ईरान बता रहा है कि अमेरिका के युद्ध के पीछे नेतन्याहू है। वीडियो के शुरू में ट्रंप अपने सेनापतियों के साथ बैठे हैं। सेनापति कहते हैं, हम स्ट्राइक पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट में भी यह रिपोर्ट हो रहा है कि बातचीत दूसरे दौर की तरफ बढ़ती जा रही है। अमेरिका की एक वेबसाइट है पॉलिटिको, उसका कहना है कि कई कारणों से अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार रहा है तो पाकिस्तान भी उसकी नजर में अपनी साख बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के व्यक्तित्व के अनुसार खुद को ढाल लिया और सावधानी से आगे बढ़ा। उसने आईएसआईएस के एक नेता को गिरफ्तार किया जिस पर 13 अमेरिकी सैनिकों को मारने का शक था। ट्रंप को नोबेल का नॉमिनेशन दिया, उनके बोर्ड ऑफ पीस में जल्दी शामिल हो गया। इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के परिवार से जुड़ी एक क्रिप्टो कंपनी में निवेश किया है। ट्रेड डील के बाद क्रिटिकल मिनरल को लेकर $500 मिलियन की डील अलग से। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को क्रेडिट देते हुए कहा कि उन्होंने भारत के साथ युद्ध विराम करवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। शहबाज और मुनीर के लिए ट्रंप ने कहा कि दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैं। वॉन्स ने कहा, बातचीत में जो भी कमी रही हो वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की नजर में अहमियत पाता जा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी नेतन्याहू की एक ही भूमिका नजर आ रही है, झुंझलाने की और बमबारी करते रहने की, चेतावनी देने की। हवाई जहाज से उन्हें फोन किया और इस्लामाबाद टॉक्स की जानकारी दी। इन सबके बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान खाड़ी के देशों से संवाद कर रहा है, ईरान से संवाद कर रहा है, इसराइल के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र में भी इसराइल पर निशाना साध रहा है। इसराइल की दुश्मनी ईरान से, और बात करें ईरान और पाकिस्तान जो इसराइल को पसंद नहीं करता, यह भी हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन सिटीजन्स इनिशिएटिव की